तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के सभी श्रोताओं को और यूट्यूब पे देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को। और आज एक ऐसा मौका है कि हम आपके बीच में उस शख्सियत को लेके आ रहे हैं, उस पर्सनालिटी को लेके आ रहे हैं जो कि जिनका बहुत बड़ा की रोल रहता है हमारी सोसाइटी को दूसरी जगह पे, हमारी कंट्री को दूसरी जगह पे रिप्रेजेंट करने में, हमारे रिलेशंस के दूसरी कंट्री के अंदर जहां पे भी हैं वो उस कंट्री के अंदर उन रिलेशंस को सुधारने में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसके अंदर उसको सामने वाले को कंपेल कर देने में कि आपको ये करना ही पड़ेगा। वो किस तरीके से इसी वजह से हम इनको डिप्लोमेट बोलते हैं। तो आज हमारे बीच आ रहे हैं हिज एक्सेलेंसी श्री इंद्रमणि पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्कार। और मैं और आगे फर्दर अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सर हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर है एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूएन के अंदर जिनेवा में, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो एट दैट जिनेवा। आपका बहुत बड़ा रोल रहा है सर, तो उन सब रोल्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। आज किन किन कंट्रीज में आप रहे हैं उस बारे में भी सर हम बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन हुई है सर, उस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई कहां से शुरू करी सर। अब पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर आपके द्वारा आपके श्रोताओं से और आपके दर्शकों से जुड़ने का ये मौका मिल रहा है। मैं दर्शकों को आपके बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस मैंने 1990 में ज्वाइन की। मेरी जो बेसिक एजुकेशन रही है, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो बस्ती जनपद में हुई है। मैं बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कानपुर में एक मशहूर कॉलेज है, पत्थर कॉलेज, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और जैसे सभी ग्रेजुएट्स में होती है एक इच्छा इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तहान देने की और उसमें सफल होने की, वो मेरे अंदर भी थी। मैंने उसके लिए प्रयास किया और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करूं, तो इसलिए मैंने तैयारी की और 1990 में 1990 में मेरा सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू, और मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी रैंक अच्छी आई और भारतीय विदेश सेवा के लिए मुझे मनोनीत किया गया। वहीं से मेरी ये, जिससे आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक जर्नी स्टार्ट हुई। जी सर। सर इस बार सर मैं आपसे थोड़ा सा सर फॉर्मल ना होके मैं बिल्कुल इनफॉर्मली बात करूंगा सर। सर जो आज हम चाहेंगे सर कि ये डिप्लोमेट जो सबसे बड़े डिप्लोमेट में हम काउंट करते हैं, आज सर आप बिल्कुल डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं देंगे। आज आप बिल्कुल फ्रैंकली बोलेंगे। सर हम आपसे पूछेंगे आपके उस एक्सपीरियंस के बारे में जो आपके कॉलेज में, जैसे आपने अभी बताया कानपुर से सर आपने एनिमल हस्बेंड्री में किया है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में बीएससी किया है सर वहाँ कोई कॉलेज के ऐसे, क्योंकि जैसे आप बस्ती से आए सर, बस्ती बहुत डेवलप्ड एरिया में नहीं काउंट होता है सर। आप फिर कानपुर आए, कानपुर में आपने बीएससी करी, तो एक गांव का लड़का कानपुर में गया, वहां पे उन्होंने तैयारी करी और उसके बाद में वहां पे जो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी कानपुर में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि एक कानपुर में आपके साथ में ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा, उसके बारे में सर आपको शेयर करना चाहे थे। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सबके साथ मिल करके रहना यूनिवर्सिटी में, वो दिन अभी भी याद है। और जितने भी मेरे साथी थे उन सबके साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े भी हैं और उसमें हमारी बात होती रहती है। मुझे
ये लगा कि जैसे सभी लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है और बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मेरा अंदर से था कि इस चैलेंज को स्वीकार करने का। और फिर मैंने अपनी खुद के बल पे ही तैयारी की। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि खास करके जो कम उम्र के हैं, युवा हैं, अभी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि इससे घबराएं नहीं, इससे डरे नहीं। क्योंकि न तो मैंने कोई कोचिंग ली, न तो मैंने किसी के पास जा कर के उनसे पूछा। बहुत सारी उस समय मैं ये 1987-88 की बात कर रहा हूँ। उस समय आज की तरह इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं थी जी। इंफॉर्मेशन हमें ढूंढना पड़ता था, पर फिर भी प्रयास करने से सब कुछ संभव था। तो मैंने खुद के बल पे ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी की और बस तैयारी में अपनी तरफ से आगे बढ़ते गए और सफलता मिल गई। तो मैं ये मैसेज देना चाहता था कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, और अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अगर मैं सफल हो सकता हूं तो आप भी सफल हो सकते हैं। सर ये आप बहुत हम्बली आपने उसको कहा है। आप सर डिजर्व करते थे तभी आप उधर हैं, हमारे को तो यही मानना होगा। सर जैसे अभी सबसे पहले अगर हम देखें सर कि आपका एजुकेशन के बाद में आप फॉरेन सर्विसेज पे आपने क्लियर किया, उसके बाद सर आप जो सबसे पहली पोस्टिंग आई थी सर आपकी जी, या सर हम उससे पहले भी अगर हम बात करें सर, आपने ऑक्सफोर्ड से आपने कोर्स किया है सर, फॉरेन सर्विस प्रोग्राम को आपने होस्टेड बाय फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस यूके के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर 98 में 99 में आप। तो सर बहुत उसके बाद में भी अगर हम देखें तो 49th कोर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी आपने जो इंडियन नेशनल डिफेंस कॉलेज जो इंडिया ने करता है सर, वो सर वहाँ पे इनवाइटीज जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो है उसके अंदर ब्रिगेडियर जनरल या उनकी इक्विवेलेंट रैंक के रहते हैं सर। उनके साथ भी सर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? क्योंकि शुरुआत में आपको सीधा ही इतने हाई लेवल के लोग एकदम आपके साथ में थे, तो सर हाउ डू यू फील कि कितना कंफर्टेबल थे आप उस टाइम पे सर? नहीं, उससे पहले तो जो आपने जिक्र किया 1998-99 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉरेन सर्विस प्रोग्राम, तो ये उनका 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें यंग डिप्लोमेट्स डिफरेंट कंट्रीज से एक साथ आते हैं और इनमें उनका फोकस होता है जो डिप्लोमेसी इन प्रैक्टिस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल लॉ। तो जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं एक डिप्लोमेट के ट्रेनिंग के, वो कवर करते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। उसमें भी हमारे बहुत जो डिप्लोमेटिक कलीग्स थे हमारे साथ कोर्स में, उनके साथ हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और तब से पर प्रोग्राम काफ़ी यूजफुल था। उससे काफ़ी मुझको लाभ मिला था, फ़ायदा मिला था। जो दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात आपने की, वो मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। तब तक मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस में 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था जी। बेसिकली जो नेशनल डिफेंस कॉलेज में ये नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी का 1 साल का प्रोग्राम है, इसमें हम नेशनल सिक्योरिटी के दोनों डायमेंशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में सीखते हैं। और इसमें प्रयास ये होता है कि जो सिविल सर्विसेज हैं और जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके बीच में भी डायलॉग हो और इनके पार्टिसिपेंट्स में न सिर्फ हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, बल्कि बाहर की कंट्रीज़ के भी इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स आते हैं। तो उससे जो नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, उस पर काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन होता है। और
काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। तो जो हमारी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी, जी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मुझे ये कोर्स करने से उसके लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के होते हैं वो हमारे डिप्लोमेसी के लिए रिलेवेंट होते हैं। तो वो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जी मेरे लिए। सर सर आपको एक्सपर्टीज जो आपकी मानी गई है, आपने मतलब अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो इंडिया के रिलेशन है उसको एक अलग ऊंचाइयों पे पहुंचाया है आपने। जैसे हमारे पहले रिलेशन आपसे पहले अगर हम बात करें कि वो आपके आने के बाद में बहुत ज्यादा सुधर गए, बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, और आपकी एक्सपर्टीज मानी जाती रही है कि अगर हम बात करें कि जैसे आप सबसे पहली आपकी पोस्टिंग इजिप्ट में कायरो में हुई थी, उसके बाद में आपका अगर हम और देखें तो आप सीरिया में आप रहे हैं, आपकी पोस्टिंग रही है, आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में रही है, आपकी पोस्टिंग काबुल में रही है। काबुल में तो शायद आप 2 बार गए हैं, शायद दोबारा जब दोबारा खुला था कॉन्सुलेट तो फिर आप दोबारा वहां गए थे। आप चाइना में रहे हैं, आप ओमान में रहे हैं, मस्कट में, और कतर में। सर जो बेसिकली अगर हम इन सब में वहां पे इस सबसे पहले हम एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि रेडियो मेरी आवाज अलग अलग कंट्रीज में है जी और हम हर कंट्रीज के कुछ ना कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सर जैसे हमारी और कंट्रीज में मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी बात हुई, जैसे ओमान में हमारी बात हुई, जो वहां के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सर आपको फादर फिगर की तरह वो देखते हैं। और सर ये एक ऐसा रिलेशन एक ऑफिसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे जितने भी इंडियन से बात हुई है हमारी, उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारे को ये तक बताया कि आपका जब वहां से ट्रांसफर हुआ तो जब आप वहां से छोड़ के चले तो लोग रोए हैं, उनकी आंखों में पानी था। लोगों ने यहां तक कहा है हमारे से कि हमने उस दिन खाना नहीं खाया था जिस दिन आप जा रहे थे। एक अलग प्यार सर, एक रिलेशन होता है कि एक अच्छे ऑफिसर आए हैं, उनके साथ में एक अच्छे रिलेशन है, एंड दैट्स इट। लेकिन एक फैमिली की तरह आपने उनको, और वो आपको अपने फादर फिगर की तरह देखते हैं। और सर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि अच्छे खासे एज में है, वो आपको अपने फादर की तरह, अपने सरपरस्त की तरह उन्होंने देखा। तो सर ये आपने क्या वहां पे जादू किया है कि वहां पे सभी लोग आपके इतने बड़े फैन है कि हर कंट्री के अंदर जहां से आप गए हैं, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर, मतलब हम कहीं पे भी हम बात करें, मस्कट के बारे में बात करें, कतर के बारे में, किसी भी उसकी बात करें, तो हर जगह से आपका एक ही फैन फॉलोइंग, केवल फैन फॉलोइंग, ऐसा क्या रहा सर आपका? नहीं, देखिए हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि जो भारतीय समुदाय है किसी भी देश में, उसके साथ हम पूरी तरह से जुड़े। और भारतीय समुदाय को हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि जो हमारा दूतावास है या जी जो हमारा उच्चायोग है वो उनका अपना हिस्सा है, और उस वहाँ पे वो कभी भी आ सकते हैं, उनकी कोई भी समस्या हो उसको लेकर आ सकते हैं। और वो जब भी आएंगे तो उनको ये अवसर मिलेगा कि अपनी बात कह सकें। तो मेरा प्रयास यही था कि जो भारतीय दूतावास है मस्कट में, उसके दरवाजे भारतीय समुदाय के लिए खुले हों। तो सर। मेरा सर्वप्रथम ये था प्रयास वहाँ पहुँचने के बाद कि कोई वक्त निर्धारित करने के बजाय हमने ये व्यवस्था की कि कभी भी अगर भारतीय समुदाय का कोई भी आना चाहता है तो दूतावास में कोई न कोई उससे मिलने के लिए जरूर उपलब्ध होगा। दूसरा हमारा प्रयास था कि हम उनकी पूरी बात सुनेंगे, अगर हम सहायता कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो ये भी समझाएंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा ये हमारा प्रयास था कि जो भी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम होते हैं उनके साथ दूतावास पूरी तरह से जुड़ेगा। और कभी कभी ऐसे भी अवसर आते थे कि जब एक ही शाम को 3 से या 4 से ज़्यादा कार्यक्रम होते थे, पर कभी भी हमारे दूतावास से किसी को ये नहीं मिलता था कि हम नहीं आ पाएंगे। कोशिश रहती थी कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही जाएं, उनके साथ जाएंगे और जुड़ेंगे। एक और जो सबसे बड़ी बात थी, जो हमारी सरकार का भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
तो जी हम लोगों का प्रयास था कि दूतावास सबके लिए है, चाहे वो जिस समुदाय से हो, चाहे भारत के जिस प्रदेश से हो, और चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि चाहे वो रिच सेगमेंट हो इंडियन कम्युनिटी का, जो लोग वहाँ पे अच्छे पदों पे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, काफ़ी समय से हैं, बिजनेसमैन हैं, पर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कभी कभी वो सोचते हैं कि वो दूतावास में जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उनको ये जी विश्वास दिलाना और उनके साथ जुड़ना, ये मैंने समझा सबसे ज़्यादा आवश्यक था। और अगर मैं कहूँगा तो मेरी सफलता, अगर एक मैं सफलता गिनाना चाहूँ तो वो ये थी कि उनको भी ये कॉन्फिडेंस था, जो हमारे वर्कर्स थे ओमान में, कि वो जी कभी भी दूतावास में आएंगे तो उनको वो ये नहीं कहेगा कि अभी दूतावास खुला नहीं है या अभी आप देर से आए। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह 5 बजे वहाँ की किसी फैक्ट्री से, जो लोगों को तनख्वाह नहीं मिली थी कुछ महीनों तक, वो जी करीब 200 लोगों का एक चल करके मस्कट आया और दूतावास के पास जो ओमानी सरकार की सिक्योरिटी थी वहाँ पे आए, वहाँ पे उनको रोका। पर उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, मैं उस समय किसी और शहर में था, जी पर हमने फिर दूतावास खोलकर उनको जो है दूतावास के अंदर बुलाया, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, और उनके साथ मुलाकात करके उनकी बात सुनी। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है जनता का विश्वास जीतना, और ख़ास करके जो जी लोगों का सरकार के प्रति एक रवैया होता है कि कोई हमारी बात सुनता नहीं है, कोई हमसे मिलता नहीं है, जी वहाँ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये विश्वास जीतना कि ये दूतावास आपके लिए है, आप कभी भी आ सकते हैं, जब भी आप आएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, और दूतावास हर प्रयास करेगा जो संभव होगा भारतीय समुदाय की सहायता करने के लिए। ये मेरे हिसाब से लोगों को ये लगा कि ऐसा संभव है और ऐसा हो रहा है, तो लोगों ने अपना प्यार दूतावास के लिए देना शुरू किया, क्योंकि जनता तो हमेशा अपना प्यार देती है जब उसको जी लगता है कि उससे जुड़े हुए हैं हम लोग। जी 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 सर, जैसे अगर हम अभी देखें, आपने दूतावास का बताया कि आपने किस तरीके से लोगों से जुड़ने के लिए आपने अपने प्रयास किए। पर सर, एक चीज जो कि हर भारतीय जानना चाहता है, जो कि कभी जिसने विदेश यात्रा नहीं करी, बहुत सारी ऐसी जगह पे सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि पता नहीं होता क्या करें क्या ना करें। और सर, वो एक चीज मैं चाहूंगा कि आप सीधा आपसे उसको जानकारी मिले कि जो हमारी एम्बेसी है, दूतावास जो है हमारे, उनका रोल क्या रहता है, वो कहाँ कहाँ पे उनका क्या क्या रोल होता है, और किस जो बेसिक प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि जो लोगों को फेस करते हैं, वो किस उस प्रॉब्लम में वो कितने आसानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हमने और भी चीज देखी है सर, कि आदमी उसको सबसे पहले खुद इरेडिकेट करने की कोशिश करता है और उसमें वो और ज्यादा गहरे में धंस जाता है, वो छोटी प्रॉब्लम को बड़ी बना लेता है, और उसके बाद में फिर वो दूतावास को आना पड़ता है, तब जाके वो सेटल होता है। तो सर, वो ऐसी चीजें जो कि छोटी छोटी चीजें जो आप बताना चाहेंगे कि बेसिकली सर, कि एम्बेसी का रोल क्या है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि जिनसे बचना चाहिए, और किस अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो सबसे पहले अपनी एम्बेसी में कांटेक्ट करना चाहिए सर। देखिए, दूतावास का मुख्य रोल तो है, जो जिस देश में भी दूतावास है, भारत का उस देश के साथ रिश्ते मजबूत करना। जी और हर देश में हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या उन्होंने जो दूसरे देश के नागरिक ली है पर भारत से जुड़े हुए हैं। जी तो हमारी विदेश नीति का और हमारे दूतावास के काम का एक अहम हिस्सा है भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा करना। तो सर। अगर कोई ऐसे मसले होते हैं जो वहाँ की सरकार ही हल कर सकती है, तो दूतावास का प्रयास होता है कि वहाँ की सरकार का, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। जैसे अगर हमारे भारतीय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी वजह से कंपनी से उनको तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है, या उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ये मसले जो है हम वहाँ की सरकार के थ्रू
या कंपनी से सीधे बात करके हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें दूतावास के सीधे हाथ में नहीं है समस्या का हल निकालना ये, पर हम जो है जब प्रयास करते हैं तो उसका हल निकल जाता है। दूसरा ये है कि अगर उनका कोई उनके पासपोर्ट से रिलेटेड कोई समस्या है या उनका जो कोई लीगल इश्यूज वहाँ पे इस तरह से हैं जिसका उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरा ये भारतीय समुदाय के लोगों से निवेदन रहा है कि आपकी जो भी समस्या हो, इतने सारे तरीके हैं जुड़ने से। हमारे दूतावास के फेसबुक पेज होते हैं, आजकल ट्विटर पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं सारे दूतावास, एम्बेसडर्स के खुद के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप इस समस्या का जिक्र करें, अगर दूतावास सीधे हल निकाल सकता है तो कोशिश करेगा निकालने की, और जहाँ पे सीधे हल नहीं निकाल सकता तो वो प्रयास करेगा दूसरे अधिकारियों से, चाहे वो भारत में हो या उस देश के हो, उनसे बात करके हल निकालने की। तो मैं ये कहूँगा कि हिचकिचाएं नहीं, जो भी आपकी समस्या हो उसका जिक्र करें। हर समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें हमारी भूमिका नहीं है, तब भी हम आपको बताएंगे कि उस समस्या का हल कैसे हो सकता है। दूसरा ये है कि भारतीय समुदाय के लोगों को दूतावास के कामों से जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब दूतावास से जुड़े रहेंगे तो भारतीय दूतावास क्या क्या समुदाय के लिए प्रयास कर रहा करने के लिए उसकी जानकारी उनको मिलती रहेगी। जी। एक चीज जो हम हमेशा निवेदन करते हैं भारतीय समुदाय के लोगों से, और रिस्पांस उतना अच्छा नहीं होता, कि हमारा हर एक दूतावास का एक पेज होता है जहाँ पे आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस को। अगर आपने रजिस्टर किया है तो हमें पता है कि आप उस देश में हैं, कहाँ पर है। कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन देश में डेवलप होती है उस देश में, अगर हम भारतीय समुदाय के लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो हमें बड़ी आसानी होती है, हमको पता होता है कि वो कहाँ पे हैं, कितने लोग हैं, उन सब कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर ये रिश्ता इस तरह का हो कि वो हमसे बातचीत करें, हम उनसे करें, वो हमसे जुड़े, हम उनसे जुड़े, वो दूतावास की सहायता करें, जो हम भारत के रिश्ते मजबूत करें उसमें दूतावास उनकी सहायता करें, तो ये इससे सफलता दोनों को मिलती रहती है। जी सर, अभी इसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे सर कोई एक ऐसा काम जो कि, सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक से या पॉलिसीज को लेके आप किसी भी, मतलब कोई एक ऐसा काम आपको लगता हो कि ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो कि मैं अपने सबको बताना चाहूंगा, या जो भी आपके नोन है आप उनको जरूर बताना चाहेंगे कि ये सबसे मुश्किल काम था और इसको मैंने किया और सबसे मुझे खुशी मिली, तो सर ऐसा कोई काम आपका? यहाँ पे मैं जो मेरा 1 साल 8 महीने का टेन्योर था काबुल में, सर का जिक्र करना चाहूँगा। तो जैसा आपने कहा, काबुल में हमने दूतावास दोबारा खोला था नवंबर 2001 में, और जनवरी 2002 से मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। तो अफगानिस्तान में हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये था कि वहाँ का जो डेवलपमेंट रुक गया था उनको उनके डेवलपमेंट में उनकी सहायता करना, और हमने बहुत सारे वहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। तो मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट्स थे उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता था भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं और जो अफगान सरकार की एजेंसीज हैं, मंत्रालय, उनके बहुत सारे अधिकारी। तो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस काफ़ी चैलेंजिंग थी जी। इनिशियली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था। दूसरा, सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते थे, पर्सनल सिक्योरिटी के भी, दूतावास के भी सिक्योरिटी के। तो एक मन में डर तो होता था, वहाँ पे हमेशा रहता था। जी। ऐसे माहौल में जो हम लोगों ने सफलता पाई शुरू के वर्षों में, अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए, बहुत सारे पूरे भी हुए उस समय और कुछ बाद में जाकर पूरे हुए। तो मुझे लगता है कि जो उस समय इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में जो भी मैं कुछ कर सका उन प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाने में,
और जी लोगों का, अफगानी सरकार का जो, अफगान के लोगों का, अफगानिस्तान के लोगों का जो उनको प्यार मिलता था, सर। वो एक तरह से मैं मानता हूँ कि अब तक जो मैंने काम किया है उसमें जी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसको याद करके होती है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे ही अफगानिस्तान की सड़कों पर जाते थे, आम जी आदमी आगे बढ़ करके अगर उसको पता तो लगता था हम लोग भारतीय दूतावास के हैं, तो धन्यवाद देते थे कि आपने हमारे लिए बसें मंगाई, आपने हमारे हॉस्पिटल में जी दवाइयाँ की, आपके डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हैं। जी जी जितनी भी तरह की हमने सहायता उपलब्ध कराई, वहाँ के लोग उसके लिए काफ़ी हमको धन्यवाद देते थे। तो वो सर। खुशी जो होती है कुछ करने की लोगों के लिए, वो मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही। सर हाँ, वो वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन थी और उस कंडीशन में खुद की जान बचाते हुए लोगों की जान बचाना, ये एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है जहाँ पे, और उसके बाद में डेवलपमेंट को देखना बिल्कुल टफेस्ट जॉब जिसको हम बोलेंगे। अभी आपने बताया कि सब जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई, आपको बहुत अच्छा लगा, एक वो ऐसा कोई काम जिसको आपको लगता था कि इसको हम कर सकते थे, या जिसको आप नहीं कर पाए, आपके पास वो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं था कि उसको कर पाना, और उसकी वजह से आपको एक दुख, एक कचोट अभी तक आपके दिल में है, सर इस बारे में। नहीं, देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाए, पर काबुल के पहले मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी, जी और मेरी पोस्टिंग वो 1 साल 6 महीने के बाद, जी क्योंकि भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जो हमारे दूतावास की स्ट्रेंथ है उसको 50% कम करने की, तो सर। मेरा टेन्योर वहाँ पे कट शॉर्ट हो गया था। जी और जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो वो पोस्टिंग उस समय 3 वर्ष के लिए होती थी, और सर। मैं 1 साल 6 महीने बाद ही वो पोस्टिंग वहाँ से ख़त्म हो गई थी। तो मुझे अभी जी भी लगता है कि अगर वो पोस्टिंग पूरे समय चली होती तो जी जो मुझे और भी अपॉर्चुनिटी मिली होती। एक जी तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की डायनामिक्स है उसको समझने की, जी और जो उसमें जो मैं अपनी भूमिका अदा कर सकता था उसको सर। करने का एक और ज़्यादा अवसर मिलता है। जी तो जी एक जी चीज़ वो लगती है कि अगर वो पोस्टिंग मेरी वहाँ पे कंटिन्यू हुई होती तो अच्छा रहता। जी सर, ये आपकी अच्छाई है जिसको आप बता रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अवॉइड करने की सोचते होंगे, जो मुझे लगता है, और नहीं, मेरी आपको तो आज अप्लाई पोस्टिंग की, मैंने खुद पोस्टिंग वहाँ के लिए मांगी थी। जी और तो क्योंकि भारतीय डिप्लोमेट के लिए वहाँ पे पाकिस्तान में काम करने का एक अपना अलग अनुभव होता है, जी और मुझे लगा था कि वो अनुभव काफ़ी अच्छा होता है, जानना जी जी समझना कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते की डायनामिक्स क्या है। जी तो जी वहाँ पे मेरी उम्मीद यही थी कि ये 3 वर्ष में काम करूँगा, पर जैसा मैंने आपको बताया, जी भारत हाँ सरकार का निर्णय था, जब उस समय जी हमारे जी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था दिसंबर जी हाँ 2000, जी हाँ तो उसके बाद निर्णय लिया था कि दूतावास के में जो अधिकारी हैं उनकी संख्या जी कम करने की। जी सर। अभी आप जैसे अभी हम पाकिस्तान का जिक्र हुआ, सर आप डिसआर्मामेंट के लिए, बायोलॉजिकल वेपन्स के और न्यूक्लियर वेपन्स के डिसआर्मामेंट में आप बहुत की रोल निभाते हैं भारत की तरफ से। सर सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहूंगा, बायोलॉजिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, आपको क्या लगता है सर, ये खत्म हो सकते हैं या ये बिल्कुल डिसआर्मामेंट हो सकता है? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में अगर हम देखें जो न्यूज में रहता है कि इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास में ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारे पास का मतलब ह्यूमैनिटी के पास में सर, तो सर ह्यूमैनिटी के पास में इतने वेपन्स है बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो बोला जाता है कि 6 बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं, मे बी मोर, मे बी मोर। सिमिलरली द केस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन के बारे में तो सर ये माना गया है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज द वर्स्ट
सबसे ज्यादा गंदे तरीके से, क्योंकि वो कोई भी कंट्री इसको ये नहीं कहता कि हमारे पास में बायोलॉजिकल वेपन है, रादर दूसरे कंट्रीज इस चीज को डिनाई भी करते हैं जिनके पास में है भी। सर आपको क्या लगता है कितना रोल हम इंडिया उसमें निभा पा रहे हैं और हम कितना लोगों को समझा पा रहे हैं? और आप सर, जैसे आपका एक बहुत की रोल रहा है और आपने बहुत सारी जगह पे, अभी आपके एक की रोल के बारे में और भी हम फ्रांस वाले के बारे में भी बात करेंगे सर। तो सर इसमें इस बारे में मैं जानना चाहूंगा सर, बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, हम कर क्या रहे हैं? ये देखिए, 3 तरह के वीपन्स होते हैं जिनको हम वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। जी केमिकल वीपन्स, बायोलॉजिकल वीपन्स और न्यूक्लियर। जी सो केमिकल वीपन्स के लिए एक केमिकल वीपन्स कन्वेंशन है जी और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेग में लोकेटेड है, द हेग में। जी तो केमिकल वीपन्स में हम सक्सेसफुल रहे हैं उनको पूरी तरह ख़त्म करने दुनिया से। फिर भी इस तरह के कभी कभी न्यूज आई है कि किसी कंट्री ने केमिकल वीपन्स का यूज किया है। उसी तरह से बायोलॉजिकल वीपन्स के लिए भी बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन है, जिसमें दुनिया के अधिकतर देश उस कन्वेंशन को ज्वाइन किए हैं और सबका यही है कि वो बायोलॉजिकल वीपन्स का कभी यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंट्री उसको डेवलप नहीं करना चाहिए जी। और जो कंट्रीज कन्वेंशन ज्वाइन की हैं वो कमिटेड हैं कि न तो वो बायोलॉजिकल वीपन्स डेवलप करेंगे न उनको कभी यूज करेंगे। तो इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहमति है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वीपन्स का न तो डेवलपमेंट होना चाहिए और न उनका यूज होना चाहिए कभी। रही बात न्यूक्लियर वीपन्स की, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर वीपन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही पहली बार यूज हुए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में यूज किया था और उसके बाद फिर दूसरे कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वीपन्स डेवलप किए। तो एक समय ऐसा था कि न्यूक्लियर वीपन्स स्टॉक पाइल जो आज है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1980s 1990s से एक शुरुआत हुई वो स्टॉक पाइल रिडक्शन की। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर ने अपने बाद में रशियन फेडरेशन ने अपने स्टॉक पाइल्स कम किए जी। पर न्यूक्लियर वॉर का डेंजर अभी भी है, क्योंकि ऐसे 9 देश हैं जिनके पास माना जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है जी। भारत सरकार का हमेशा रहा है कि हम जो है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए कमिटेड है। हर एक देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करे एक साथ मिल करके, और ऐसी ग्लोबल ट्रीटी हो जिससे ये वेरीफाई भी किया जा सके कि कंट्रीज ने अपने वेपन्स ख़त्म कर दिए हैं। इसके बारे में चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है और उम्मीद यही है कि भविष्य में ज़रूर ऐसा अवसर आएगा जब सारे कंट्रीज के बीच में सहमति होगी और न्यूक्लियर वेपन्स भी केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह हम खत्म कर सकेंगे पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल सर, ईश्वर ने चाहा ऐसा जरूर होगा। सर 2 जगह के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि फ्रांस में जब आप थे आपने वहां पे हमारे पीएम साहब को भी फैसिलिटेट किया था उनकी विजिट पे, यात्रा हुई थी जी। और सर उसके बाद में बहुत सारे एमओयूज साइन अप हुए हैं आपने, मतलब ये एक आपकी उपलब्धियों में गिना जाता है सर वहाँ पे, क्योंकि आपके एफर्ट्स थे जिसके बाद में एक शुरुआत एक ऐसी हुई कि इतने सारे एमओयूज साइन हुए हैं सर। तो सर ऐसा ही एक चाइना के लिए आपके सर हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप चाइना में सर, मैं एक्चुअल में नाम गुआंगझाओ यहाँ पे आप पोस्टेड रहे और इसके बाद में एक अलग तरीके की ट्रीटीज बहुत ज्यादा वेलफेयर के इंडिया और चाइना के बीच में शुरुआत हुई। सर आप हमेशा से एक ब्रिज रहे हैं हर कंट्री के साथ में, और नॉर्मली एम्बेसडर्स रहते हैं, पर सर आपके अचीवमेंट्स ने हर जगह पे दिखाया है, प्रूव किया है आपने
सर फ्रांस के साथ में और यहाँ पे होने के बाद में सर आपको क्या चीज़ ऐसी महसूस हुई कि हम दूसरे कंट्रीज के अंदर भी इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे और कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अभी, जैसे अगर हम आज के बारे में बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे को होना चाहिए, या इंडियन गवर्नमेंट ने जितना किया है वो और अच्छा भी था। मतलब मैं इसको मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम और अच्छा नहीं कर सकते थे या इससे अच्छा, और हर जगह पे हमारे पास में सर पॉसिबिलिटी होती है कि हम और अच्छा भी कर सकें। उसके अंदर जो हमने किया है अगली बार हमारे पास में उसके लिए नेक्स्ट स्टेप रहता है आगे बढ़ने के लिए। दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है जी, कि जो हमारी नीति है हमारे देश की, वो ये है सर। कि हम सभी देशों के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। जी, तो हमारा प्रयास हर एक देश में यही रहता है कि जो उनके हमारे रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत बने, हमारा जी, उनका जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में आगे बढ़े। जी, तो हर जगह हमारा प्रयास वही है। और जी, जो दूतावास की भूमिका होती है वो ये होती है कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे जी, हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। जी, जी, क्योंकि हम किसी देश के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि वो भी देश हमारे साथ रिश्ता मजबूत बिल्कुल, करे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस जिस क्षेत्र में हम ज़्यादा कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि वो देश भी सोचे कि उस क्षेत्र में कोऑपरेशन भारत से करने से उसको फायदा होगा। जी, तो एक जो दूतावास की सबसे अहम भूमिका होती है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जहाँ पे दो देश मिल करके अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो जी, सहयोग जो दोनों देशों के हित में होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा सहयोग जो हम बढ़ाना चाहते हैं जो दोनों देशों के हित में नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो बात ये है। तो प्रयास हमारा हर जगह वही रहता है। सफलता कहीं कम मिलती है, कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये उस देश की सरकार पे भी निर्भर करता है कि वो हमसे किस क्षेत्र में सहयोग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे वो सहयोग हमारे साथ नहीं कर पा रहे हैं। जी, दूसरा ये है कि जो नीतियाँ होती हैं और जो दिशा निर्देश होते हैं वो अधिकतर मंत्रालय तय करता है, विदेश जी, मंत्रालय। जी, दूतावास की भूमिका होती है उस दिशा निर्देश के हिसाब से उन पॉलिसीज को, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना। जैसा मैंने कहा कि हमेशा ये प्रयास करते रहना कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं और सर। देश के दोनों देशों के बीच में समझौता, हम सहयोग बढ़ा सकते हैं। फ्रांस की बात आपने की, तो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते शुरू से ही काफ़ी मजबूत रहे हैं। जी, और हमारा उनका सहयोग जो चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, और इस तरह के जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, हमारा उनका कोऑपरेशन शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है। जी, और जब हमने 1998 में दूसरे कंट्रीज के साथ डायलॉग स्टार्ट किया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए, फ्रांस जी, पहला कंट्री था जिसके साथ हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट की। जी, तो फ्रांस जैसे देश के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जी, काफ़ी हमेशा खुशी देता है और सफलता भी जी, मिलती है। क्योंकि दोनों देशों का ये प्रयास है कि हम जितना भी कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं ले जाएं। तो सर। जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी अप्रैल 2015 में, तो जी, प्रयास यही था कि जितने भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हम सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं तो उनको वहाँ पे सहयोग आगे बढ़ाएं, जिससे जो हमारा ऑलरेडी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको फर्दर इम्पीटस मिल सके, फर्दर प्रोग्रेस हो सके उसमें। जी, तो ये प्रयास जो चाहे वो हम राजदूत हों या दूतावास में काम करने वाले अधिकारी हों या कंसुल जनरल हों जो उस देश में दूसरे शहर है वहाँ पर, प्रयास सबका यही रहता है कि जितने भी एरियाज में हम सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे कल्चरल कोऑपरेशन हो, एजुकेशनल कोऑपरेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप इकोनॉमिक कमर्शियल हो, पॉलिटिकल हो,
डिफेंस या सिक्योरिटी के फील्ड में हो, प्रयास हमेशा वही रहता है कि हम भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ मजबूत करें। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये प्रयास सफल रहा है। जी आज आप देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है जी वो ऐसे देश के रूप में है जिसके साथ दूसरे देश सहयोग बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल और बिल्कुल जिसकी आवाज दूसरे देश के लोग आदर के साथ सुनते हैं। सुन रहे हैं। जी बिल्कुल जी जितने भी बड़े देश हैं सब यही कहते हैं कि उनको भारत के आगे बढ़ने में खुशी होती है और वो भारत के आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहते हैं। जी उनको ये नहीं लगता कि भारत की तरक्की, भारत के प्रगति से उनके हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा। जी और मुझे लगता है कि ये हमारी जो विदेश नीति है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपने देश की छवि दूसरे देशों में पॉजिटिव है और लोग जो है भारत की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते जी हैं। बिल्कुल 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 सर। अभी बहुत सारा मैंने आपसे ये विदेश नीति और इन सब पे बात करी सर। कुछ क्वेश्चंस जो मैं पर्सनल आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ की, जो हर सेलेब से भी हम पूछते हैं सर। एक आम आदमी चाट पकौड़ी का मन हुआ, कहीं पे भी रुका, खा लिया, फ्री घूम रहा है, एक फ्रीनेस रहती है। आपके साथ तो वो है नहीं, बल्कि रादर फैमिली के साथ में भी है। आपके फैमिली भी और आप भी कहीं पे भी जाएंगे तो एक प्रोटोकॉल भी रहता है और आप लोग इस तरह नहीं रुक सकते। सर मन नहीं करता है आपका? नहीं, देखिए दोनों बातें सही है। जो आपने एक बात कही कि हमको अपना जो हमारा पर्सनल कंडक्ट है सर में भी हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कंडक्ट इम्पेकेबल हो, जिससे जो हमारे देश की छवि है कभी हमारे कंडक्ट से उस छवि को नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर साथ में इसका भी अवसर मिलता है कि हम दूसरे अलग अलग देशों में रहते हैं तो वहाँ के देशों के बारे में जानना समझना, जो वहाँ की क्विजीन है, जो वहाँ का कल्चर है, लैंग्वेज, लोग, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है विदेश सेवा में रहने का कि हम अलग अलग देशों में जा कर के वहाँ पे समय बिताते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं जी। और एक तरह से आपको पूरी दुनिया को जानने और पूरी दुनिया को समझने का अवसर मिलता है, दुनिया के लोगों जी जी। और ये चीज़ जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि पूरी मानवता एक है, हम अलग अलग देशों में बटे हुए हैं पर हम एक हैं, ये एक्चुअली आपको अनुभव होता है क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जिस भी देश में रहें, जिस भी देश में जाएं, तो ये बात सामने आती है कि लोगों को एसेंशियली लोग एक हैं, एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह के इश्यूज उनकी जो लाइफ के होते हैं डील करते हैं। देखने और सोचने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है पर हम एसेंशियली एक ह्यूमन यूनिटी हम जिसे कहते हैं वो है और वो हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इस बात का दुख रहता है कि हम अपने देश में नहीं हैं, जो लोग जिंदगी अपने देश में रहते हुए एंजॉय कर रहे हैं, हम उससे दूर होते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं, अपने दोस्तों से दूर होते हैं और जो अलग अलग देशों में हम दोस्त बनाते हैं उनसे भी अलग होते जाते हैं। जी। पर ये जो एक अनुभव, अलग अलग अनुभव मिलता है जीवन में, तो कहीं न कहीं एक बैलेंस आ जाता है। जी जी जी। सर दूसरी एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि परिवार से दूर रहते हैं, तो सर जैसे आप कुछ ऐसे कंट्रीज लाइक सीरिया में आप थे, अफगानिस्तान में आप थे सर, वहाँ पे फैमिली को, मैम को साथ में रखा था सर कि वो इंडिया में ही रहे थे उस टाइम पे? नहीं, मेरी जितनी भी बाहर पोस्टिंग रही है मेरी वाइफ हमेशा साथ में रही है। अफगानिस्तान में जो हमारी पोस्टिंग थी वो नॉन फैमिली पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो अपने परिवार को साथ रख सके और उसकी वजह थी जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, वहाँ पे कंडीशन स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सरकार का ये निर्णय था कि परिवार की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और
परिवार के साथ रहने पर सुरक्षा की स्थिति और भी चैलेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल। इसलिए उसको नॉन फैमिली स्टेशन काबुल को था। अभी भी नॉन फैमिली स्टेशन है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे डिप्लोमेट जाते हैं पोस्टिंग के लिए, वो अपनी फैमिली के बगैर ही जाते हैं जी। और सर जैसे अगर अभी हमने देखा, आपने थीसिस लिखी है एक, आपकी थीसिस थी कि कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स इन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। जी क्या क्या पीछे सर क्या रहा आपको, आप इतने सारे उसमें रहे हैं लेकिन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे ही आपने करा सर, उसके पीछे आपको क्या लगा कि क्यों इसके बारे में लिखना चाहिए? नहीं, उसके पीछे मेरा जो अनुभव था, मैं जी उस अनुभव को यूज करना चाहता था। जैसे आपने जिक्र किया कि मेरी कैरो में पोस्टिंग थी, जी बाद दमेस्कस में थी, तो जी जो अरब इजरायली पॉलिटिक्स है उसमें इजिप्ट का और सीरिया का हमेशा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जी जी तो उन दोनों देशों में पोस्टिंग करने से मुझे अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को समझने में और उसके अलग अलग जो पहलू हैं उसके बारे में जानने का मौका मिला था। फिर जब मेरी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हुई थी, तो उस समय मैं 97-98 में, तो मैं अंडर सेक्रेटरी था जो भारत के जो इन देशों के साथ रिश्ते हैं उससे जुड़ा हुआ था। मेरा डेजिग्नेशन उस समय था अंडर सेक्रेटरी वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें ये इजराइल के साथ हमारा जो रिश्ता है, इजिप्ट के साथ है, सीरिया के साथ है, उसके बारे में मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने सोचा किसी ऐसे विषय पे रिसर्च पेपर लिखूं जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, जिससे वो मैं अपना नॉलेज भी शेयर कर सकूं और जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो भी शेयर कर सकूं। तो यही वजह थी रिसर्च पेपर का टॉपिक चूज करने की। जी सर, हम और चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक बुक जरूर लिखिए, क्योंकि वो एक हम मान के चलते हैं कि वो शायद वो ऐसी बुक होगी जो बेस्ट सेलर जाएगी एक झटके में, क्योंकि वो आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, मिडिल ईस्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सभी लोग चाहेंगे उस बुक के अंदर। हम चाहेंगे कि आप लिखें प्लीज। वो कभी आपका मन करे तो 4 लाइनें उसके ऊपर अभी से लिखना शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे करके आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। सर बिल्कुल अंत करते हुए इस सेशन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम नहीं चाहते कि और आपको आप इतने पेशेंसली आपने हमारे को जवाब दिया, हम और नहीं चाहेंगे कि आपको हम और ज्यादा परेशान करें। सर अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, सेकेंड स्ट्रेन आ गया है, इंडिया ने बहुत अच्छा रोल भी किया है, हर कंट्री को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा के वैक्सीन को हर कंट्री में जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमने दी भी है। इंडिया में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सेकेंड स्ट्रेन है। आप लोग भी वहाँ पे बेसिकली आप यूएन में है, जिनेवा में है, तो आप रोज़ वहाँ पे जो बेसिक डिसीजंस जो हैं अगर हम देखें वहाँ पे आपके सामने हो रहे हैं, आसपास हो रहे हैं। तो सर आप कुछ ऐसा चीज़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लोग बागों की समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ तक हमें ही लग रहा है इंडिया के अंदर सर कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद लोग बागों के दिमाग से डर निकल गया है, वो इस बात से डर नहीं रहे। और कई बार सर हमें लगता है कि जब कहीं सब लोग बोलें तो शायद किसी की बात किसी की समझ में आ जाए, और अगर हमने किसी एक आदमी को भी समझा पाने में हम सफल हुए तो हमने एक जान बचा ली। क्योंकि कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, दोबारा इतने केसेस आ रहे हैं, सर आप कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों से? क्योंकि सर अगर हम देखें सब लोग सब चीज़ें कही जा चुकी हैं कि आप सैनिटाइज रखिए, अपने हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कीजिए, आप मास्क लगाइए, ये, लेकिन स्टिल लोग बाग इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि हम चाहेंगे कि लोग बाग समझें? जी सर। नहीं, देखिए, इसके पहले मैं कुछ कहूँ, मैं जो आपने बात कही थी कि भारत ने न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की, चाहे वो शुरू में जो मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिसिन की सप्लाई का था जो हमने 150 देशों को किया, या अभी वैक्सीन में हमने 80 देशों को वैक्सीन सप्लाई की है। तो भारत का ये शुरू से था कि न सिर्फ हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे बल्कि हम दूसरे देशों की सहायता करेंगे, जिससे वो
कोविड से निपटने में उनको जी आसानी हो और उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं करें। इस सहयोग की काफ़ी प्रशंसा हुई है। जी जैसे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जी हेडक्वार्टर जिनेवा में, और जो उसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, वो हर जी बातचीत में हमेशा यही जिक्र करते हैं। उनकी जब प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने जो किया है वो किसी और देश ने नहीं किया है। जी जी ये उनके खुद के शब्द हैं कि जो भारत ने किया है दुनिया की किसी देश ने नहीं किया है। जी जहाँ तक अपने हम लोगों की बात है, तो जी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड से डरने की ज़रूरत है, पर अगर हम सुरक्षा के जो अपने आप को सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं जी उनका पालन करेंगे तो खुद को सुरक्षित रखेंगे, साथ में अपने जी परिवार को और जो बाकी लोग जिनके संपर्क में हम आते हैं उनको भी सुरक्षा मिलेगी। तो जी अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, मूलभूत सावधानियां, उनको हम जरूर बरतते रहें। जी दूसरा फेज जो चल रहा है अभी कोविड जी इन्फेक्शन का, जी ये भी नियंत्रण में है, और आगे जो है और पीक होने के बाद निश्चित रूप से नंबर अपने आप फिर कम होने शुरू होंगे। जी पर जी जरूरी है कि जब तक ये पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक रहता है, तब तक हम जी सावधान रहें। तो जो आपके दर्शक हैं और जो श्रोता हैं, जी उनसे मैं यही कहूँगा कि ये सावधानी जरूर बरतते रहें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर, आज आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे एक वायदा और चाहूंगा कि अगर आप हमें इजाजत दें तो दोबारा आपसे एक बार और मिलना चाहेंगे कभी भी। तो आपसे एक इजाजत में ये लेना चाहूंगा कि क्या मैं आपको कनेक्ट कर सके, आपको कांटेक्ट कर सकता हूं सर? जी बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आपके रेडियो प्रोग्राम के साथ जुड़ने की, और सर भविष्य में संपर्क में रहेंगे, जिससे मुझे मौका लगेगा आपके श्रोताओं और दर्शकों से बात सर करने का। बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।